नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में मुद्दा उठाएंगे कोरोना का, जो महामारी के रूप में पूरा विश्व झेल चुका है। भारत में भी कई लहरें आई, लाखों लोगों को हमने गंवा दिया और इसीलिए कोरोना वायरस हमेशा डरावना रहा, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा था काफी महीने और लोगों को अपने अपने घरों में बंद रहना पड़ा था। ऐसे में कोरोना का नाम पड़ते ही लोगों में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, एक डर का माहौल देखने मिलता है। और पिछले दिनों एशिया, खासकर सिंगापुर, हांगकांग जैसे कई देशों में कोरोना वायरस ने फिर से एक बार कहर ढाना शुरू किया है और अब खबरें ये भी आई है कि भारत में भी संक्रमण देखा जा रहा है। हर बार जब कोरोना की अलग अलग लहरें आई, अलग अलग वेरिएंट सामने आए और हर वेरिएंट का जो बिहेवियर था वो अलग था, लक्षण थोड़े बहुत अलग थे और सबकी जो घातक था थी वो भी अलग अलग थी। ऐसे में अब जब ये कोरोना का नया वायरस आया है, इसका वेरिएंट क्या है, क्या कोई अलग लक्षण होते हैं? कई लोगों की जान भी चली गई है, यहाँ तक कि मुंबई में 2 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में फिलहाल एक्टिव 9 केस बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 साल की बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल है। ऐसे में कोरोना को लेकर जो फिर से एक बार लोगों में पैनिक फैल रहा है, उस पर हम आपको फिर से सचेत कर रहे हैं कि इस बार क्या है कोरोना का बिहेवियर, कैसे संक्रमण फैल रहा है, कितना तेजी से फैल रहा है, कौन सा वेरिएंट है और कैसे आप पर असर करता है। आज यही चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं और वो है डॉक्टर मोक्षा नारेछनिया, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, हर बार जब कोरोना का वेरिएंट आता है तो अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आया है और अलग अलग बिहेवियर भी दिखा है। इस बार का जो कोरोना का वेरिएंट हमारे सामने आया है वो क्या कह रहा है? कोरोना के अभी तक हमने 3 वेव तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें जो थर्ड वेव था, उसमें हमने ओमिक्रॉन का संक्रमण देखा था, ठीक है? जी। तो ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, उसकी सब लिनिएज है। जी। इसका नाम है JN.1, जी। ठीक है? और इसकी ही दूसरी सब लिनिएजेस है जो है LF.7 और NB.1.8, जो अभी जी। साउथ ईस्ट एशिया में जितने केसेस आपने देखे कि बहुत केसेस आ रहे हैं, तो उसमें ये वाली सब लिनिएज देखने को मिल रही है। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, जो ओमिक्रॉन था, उसका सब लिनिएज है JN.1, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर जेनेसिस्ट डॉक्टर मोक्षा से, जो कह रहे हैं कि इस बार जो वायरस है वो JN.1 है और कितना अलग है। ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है ये। क्या ओमिक्रॉन से कोई अलग बिहेवियर सामने आया है? किस तरह के लक्षण लोगों में देखे जा रहे हैं मैम? इसका आप देखोगे तो फ्लू लाइक सिम्पटम्स ही है, उसके सिम्पटम्स में बहुत कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। सिर्फ एक इसमें एडिशन ये हुआ है कि इसकी वजह से आँख में जलन होती है और कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है पेशेंट को, कि अच्छा। जिसको ये वायरस का संक्रमण होता है, जो ये वायरस से अफेक्ट होते हैं, उनमें कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा वही जो नॉर्मल हमारे फ्लू लाइक सिम्पटम्स थे, वही देखने को मिल रहे हैं। पर इसमें हर एक वायरस का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, उसमें थोड़ा म्यूटेशन देखने को मिला है, जो ओके। ओमिक्रॉन से थोड़ा-सा अलग है म्यूटेशन। तो इसके लिए ये वायरस उसका सब लिनिएज है, बट थोड़ा-सा अलग है उसका स्ट्रक्चर। जी, तो थोड़ा-सा अलग है लेकिन लक्षण कहीं न कहीं एक जैसे दिख रहे हैं और फिलहाल संक्रमण बहुत तेज़ी से नहीं फैल रहा है, लेकिन कई राज्यों में संक्रमण सामने आया है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल है। गुजरात में फिलहाल 9 ही केस है, डरने वाली जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है, लेकिन कोरोना अगर फैलता है तो सरकार जो है अलर्ट पर है। अलग-अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए गए हैं, PPE किट से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था करने के संदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। मैम, ये जो लहर है कितनी लंबी चल सकती है? क्योंकि हर बार जब संक्रमण होता है वो बहुत तेजी से कभी बढ़ता है, कभी नहीं तेजी से बढ़ता है और मामूली कुछ चंद केसेस के साथ निपट जाता है। ये जो कोरोना का संक्रमण है कितना लंबा चल सकता है और आगे चलकर कितने लोगों को शिकार बना सकता है? हमने एक्चुअली आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी वैक्सीन ली हुई है और वो जी। वैक्सीन में ओमिक्रॉन का भी है, ठीक है? तो अभी इसका जेनेटिक अभी जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उसका हम जेनेटिक डायग्नोसिस करेंगे और उसका सीक्वेंसिंग करेंगे हम। उसकी जेनेटिक बिल्कुल। सीक्वेंस देखेंगे और फिर उसके ऊपर से पता चल सकता है कि ये कितना। और ये तो कैसा है कि आप देखोगे तो इसके जितने भी पेशेंट्स जितने भी पॉजिटिव आए हैं, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें से किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। जो भी है वो होम आइसोलेशन से हो रहा है, बिकॉज़ ये जो है वो उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, बट आप हुँ। उसका देखो तो विरुलेंस थोड़ा कम है। जो हमने हुँ। देखा था कि जो डेल्टा वेव था, जो डेल्टा
ओमिक्रॉन था, डेल्टा वेरिएंट था, उसमें विरुलेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है? और जो थर्ड वेव जो था, उसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी पर विरुलेंस कम था। वैसा ही इसमें देखने को मिल रहा है कि विरुलेंस कम है, पर एक इंसान से दूसरे इंसान में वो जल्दी पास हो रहा है। हुँ। तो क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं? क्या कोरोना की पहली लहर या दूसरी लहर जितनी घातक थी, तीसरी लहर भी काफ़ी बड़ी थी, क्या इस तरह की कोई लहर आएगी कि सामान्य संक्रमण है और कुछ हज़ार केसों में निपट जाएगा? अभी तो इतना कुछ पैनिक करने जैसा दिख तो नहीं रहा है, पर अभी हुँ। वो तो वक़्त आने पे पता चलेगा क्योंकि वो वायरस में कितना म्यूटेशन है, जी। उसका डेटा आएगा उसके बाद ज़्यादा पता चलेगा इसमें। पर अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ़ जो जी। पहले जो हम एसएमएस के हमारे जो रूल्स थे, उसको हम फ़ॉलो करें तो बेटर रहेगा बिकॉज़ वही मास्क पहन के रखो, सोशल हुँ, गैदरिंग्स हो सके उतना कम करो और हुँ। बाहर कहीं जाओ और वापस आओ तो सैनिटाइज़ेशन मेंटेन कीजिए आप। जी। मैम आप मॉलिक्यूलर जेनेसिस्ट भी हैं और जीनोम सीक्वेंसेस जब पहली लहर आई थी तब से ये शब्द हम सुन रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या होता है? आप लोग क्या पता लगाते हैं कोरोना के वेरिएंट के बारे में जीनोम सीक्वेंसेस से? हाँ, तो इसमें से इतना पता चलता है कि जो सीक्वेंस होती है, तो उसमें हुँ, अगर कहीं पे भी म्यूटेशन आता है, तो उसकी हुँ। सीक्वेंस में चेंज होता है। तो जी। वो हमको जब तक सीक्वेंसिंग नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या म्यूटेशन आया है। और उस हुँ, म्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही उसको कौन-सी लिनिएज का है वो पता चलता है और उस अकॉर्डिंग उसका आपको ये भी पता चलता है कि उसमें कौन-सी जगह पे म्यूटेशन आया है और कितना म्यूटेशन आया है। जी। और ये जो वायरस है वो कौन-सी एज ग्रुप के लोगों को कुछ टारगेट बना रहा है? क्या ऐसा कोई स्टडी सामने आया है अब तक? अगर भारत में तो बहुत ज़्यादा केस नहीं है, करीब 100 केस जितने हैं फिलहाल, लेकिन सिंगापुर और हांगकांग में जिस तरह से हज़ारों की संख्या में केसेस सामने आए हैं, क्या उस पर कोई स्टडी हुई है? कौन से एज ग्रुप को ये टारगेट कर रहा है? नहीं, इसमें एज ग्रुप का कुछ नहीं है, पर आपको हमको ध्यान ये रखना है कि जो ओल्ड एज पीपल है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हुँ, उनमें ये ज़्यादा असर कर सकता है और बच्चों में क्योंकि वो दोनों एज ग्रुप में इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है। और जो जी। कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट की अगर कीमो चल रही हो या रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, किसी को हुँ, एचआईवी पॉज़िटिव है या तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो सब पेशेंट्स कोमॉर्बिड पेशेंट्स कहलाते हैं। तो हुँ, उनका वैसे ही उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जिन हुँ। लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी, तो और जिसकी ओल्ड एज इम्यूनिटी और बच्चों में भी इम्यूनिटी कम होती है। जी, तो जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सभी को संक्रमण से सचेत रहना ही होगा क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न खत्म होने वाला है, मानसून शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में और ऐसे में जब सीज़न बदलती है, लोग अपने आप बीमार पड़ते हैं। अपने आप जब बीमार पड़ते हैं तो ये वायरस जो है, संक्रमण जो है वो सामान्य संक्रमण है, वायरल है या फिर कोरोना जैसा कोई वायरस है, ये ज़रूर पता लगाना होगा। मैम, लोग टेस्टिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कोरोना जैसी बीमारी भी हल्के में लेकर घर में ही सुलझ जाती है या फिर दूसरे लोगों को संक्रमण लग जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली जैसे आपने बोला कि अभी ये क्या है कोरोना भी एक वायरस है और जो नॉर्मल वायरस होता है जिससे सर्दी-खाँसी होती है, वो हुँ, नॉर्मल वायरस और उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जी। इसीलिए अगर आपको सर्दी, जुकाम या कुछ है, अगर आपको बुखार है, तो आप 1-2 दिन आप वेट कर सकते हो, पर आपको हुँ, वो होम आइसोलेशन करना ज़रूरी है क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है कि फिर कोरोना का इन्फेक्शन है। ठीक जी। है? तो फिर अगर आपका ये थोड़ा प्रोलॉन्ग रहे, आपके जो सिम्पटम्स है वो थोड़े प्रोलॉन्ग हो, तो फिर आप हुँ, आपके फिज़िशियन से कंसल्ट करके फिर आपको टेस्टिंग करवाना चाहिए। पर इसमें हुँ, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अभी इन्फ्लुएंज़ा लाइक सिम्पटम्स भी इसके होते हैं, तो अभी वो डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कि ये इन्फ्लुएंज़ा है कि एडिनोवायरस है कि कोरोना है। जी, बिल्कुल। तो संक्रमण के लक्षण जो है वो एक जैसे ही होंगे वायरल हो, बुखार के सर्दी-खाँसी के जो वायरस है एक तरीके के होंगे लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट जो आप कर पाएँ तो ज़रूर करें। मैम आपने कहा कि हमने वैक्सीन ली हुई है, तो हमारी वैक्सीन लिए हुए भी शायद काफ़ी साल बीत गए हैं। क्या अब तक वो वैक्सीन जो है वो असर करेगी लोगों पर? एक्चुअली ये जब वैक्सीन आई तब इसका जितना उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, जितने क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए उतना हुआ नहीं था। तो हुँ, इसका हम बता नहीं सकते कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है अभी तक।
पर अभी ये जब तक हमारे पास इसका डेटा आएगा जेनेटिक वेरिएशन कितना आया है ये वायरस में, तो उसके बाद अगर ज़रूर पड़ी तो शायद बूस्टर डोज़ भी लेने पड़ सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंज़ा में ऐसा होता है कि एवरी ईयर हमको बूस्टर डोज़ लेना पड़ता है क्योंकि वो वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। जी, तो जी। वैसे ऐसा हो सकता है कि हमको शायद बूस्टर डोज़ लेना पड़े या तो फिर नई वैक्सीन भी बनानी पड़ सकती है, कि हुँ, वो देखते हुँ। हैं कि कितना स्ट्रक्चर में चेंज है उस अकॉर्डिंग हो सकता है। जी। मैम क्या संदेश देंगे लोगों को जो कोरोना के नाम से ही डर जाते हैं क्योंकि हमने बहुत बुरी तस्वीरें देखी और अपने बहुत सारे लोगों को भी हमने गँवाया है। ऐसे में कोरोना का नाम पड़ते ही जो दहशत, जो पैनिक फैलती है, क्या कहेंगे लोगों को कि किस तरह से सचेत रहना है, क्या एहतियात बरतने हैं कि हम कोरोना की इस वेव को या संक्रमण जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, उसे बीट कर सकें? बस एक ही चीज़ है कि हम पैनिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार है, सर्दी है, तो आप 2 दिन वेट कीजिए और देखिए कि आपको अगर ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर को दिखा के फिर आप टेस्ट करवा सकते हो आगे। और दूसरी हुँ, चीज़ कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो आपको हुँ, कोई भी जब सोशल गैदरिंग हो रहा हो, तो वहाँ पे अगर ज़रूरत ना हो तो ना जाएँ और अगर जाए तो मास्क पहन के रखिए। थोड़ा हुँ। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइज़ेशन का यूज़ कीजिए। जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी जो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पास्ट में, हमें सब कुछ पता है कि मास्क पहनना है, लोगों से दूरी बनाए रखनी है, ज़रूरत ना हो तो भीड़-भाड़ में ना जाएँ और हाथ धोते रहना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखेंगे तो कोरोना के संक्रमण जो बढ़ रहा है भारत में, उसे रोकने में बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर हम थोड़ी बहुत अपनी ओर से चौकसी बरतें तो शायद ये जो संक्रमण है ज़्यादा ना बढ़ पाएँ, ज़्यादा ना चल पाएँ और कोरोना का जो पैनिक फिर एक बार फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, लोगों को हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑथेंटिक रूप से लोगों को ये बताने के लिए कि फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हम वो सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।